जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास के चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। बाकी 3 पार्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कौन कौन से कारण थे, किस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बारे में चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत देखेंगे, उसके परिणाम देखेंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले यहाँ देखेंगे दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो दांडी यात्रा से ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई है। ये शुरुआत हुई थी 12 मार्च को और चला था 6 अप्रैल तक 1930 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे गांधी जी के कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके वजह से गांधी जी यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो इसमें हम लोग लास्ट में पढ़े थे कि गांधी जी इरविन के साथ एक समझौता करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने 11 सूत्री मांग रखी थी, जिसको मानने के लिए तो छोड़िए, इरविन वहाँ पे गांधी जी से मिलने से भी मना कर दिया था, वो मिलना भी नहीं चाहता था। और तब जाके मजबूरी में गांधी जी ने ये निश्चय किया था कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। और उसी के लिए यहाँ पे 12 मार्च 1930 को गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती आश्रम, वहाँ से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, यानी कि गांधी जी हैं और 78 इनका अनुयायी है, टोटल 79 लोग मिल करके यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। और जाना कहाँ तक था, तो वो है वहीं पे गुजरात में दांडी नाम के समुद्र तट तक इनको जाना था। तो ये सफ़र शुरू किया जाता है, जो कि गांधी जी का एक ये ऐतिहासिक यात्रा था। इसकी दूरी देखा जाए तो टोटल था 250 किलोमीटर। साबरमती आश्रम से लेकर के जो दांडी जगह है, दांडी घाट समुद्र के किनारे, वहाँ तक की दूरी 250 किलोमीटर थी और यहाँ तक पैदल ही जाना था। तो गांधी जी ये यात्रा शुरू करते हैं। 24 दिन में 250 किलोमीटर की पद यात्रा ख़त्म होता है और 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचते हैं। तो जब ये 12 मार्च को शुरू करते हैं, 12 मार्च 1930 को, तो ये साबरमती से निकले 78 आदमी के साथ, इनके अनुयायी हैं, और 24 दिन का सफ़र करके ये 250 किलोमीटर दूरी तय किए और 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। उसके बाद 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। गांधी जी ने 5 को वहाँ पे पहुँचे और गांधी जी 5 के पहुँच करके और 6 के वहाँ पे नमक बनाए समुद्र के पानी से, और जो ब्रिटिश सरकार का नमक कानून था उसका ये उल्लंघन कर दिए। तो इस तरह से ये दांडी यात्रा हुई थी। आंदोलन का कार्यक्रम क्या रहा उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये जो तस्वीर है गांधी जी का है, जो दांडी यात्रा पर चले थे उस समय का ये तस्वीर दिखाया गया है। हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या कार्यक्रम थे। पहला था हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, यानी कि जैसे ही गांधी जी यहाँ पे नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, साथ ही पूरे देश में यहाँ पे नमक कानून का उल्लंघन करना था, ये एक चीज़ था। दूसरा था छात्र स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करें। जैसे असहयोग आंदोलन में यहाँ पे बहिष्कार किया गया था स्कूल और कॉलेज का, वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करना था। विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए। एक तरह से देखें तो जो असहयोग आंदोलन में था वही सब इसमें भी है, विदेशी कपड़ों को जलाना था। सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि सरकार को किसी तरह का टैक्स नहीं देना है। औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ के बहुत सारे पुरुष शराबी बन चुके थे, तो इसके लिए महिलाओं को वहाँ पे शराब दुकान के आगे धरना दे करके उसे बंद करवाना चाहिए, ये भी इसका कार्यक्रम में था। वकील अदालत छोड़ दें और सरकारी कर्मचारी पद त्याग कर दें। जो वकील हैं वो अदालत में वकीलगिरी करना छोड़ दें और जो कर्मचारी हैं सरकारी नौकरी में वो नौकरी से भी इस्तीफा दे दें। हर घर में लोग चरखा काटें और सूत बनाएं, यानी कि चरखे से बने कपड़े का उपयोग करें, विदेशी कपड़े का उपयोग ना करें।
इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी हम पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है और जो भी कार्यक्रम है इसके, वो सभी अहिंसा पूर्वक हो और सत्य के राह पे चल के हो, तभी स्वराज की यहाँ पे जो मांग है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि इसके पहले जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें हिंसा हो जाने के कारण, चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण गांधी जी को वो आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो इसलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि सबसे पहले इसको अहिंसा पूर्वक और सत्य के मार्ग पर चल करके ये आंदोलन को सफल बनाया जाए, तभी हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सब कुछ यहाँ पे कार्यक्रम थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, जो कि उसमें रखे गए थे। अब है नमक सत्याग्रह का प्रसार। जो गांधी जी नमक सत्याग्रह चलाएं, जिसको दांडी यात्रा भी कहते हैं, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी इसको जानते हैं, इसका कहाँ तक फैला हुआ, कहाँ तक ये फैला, क्या रहा, उसके बारे में देखेंगे कि इसका प्रसार कैसे हुआ। एक बार जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी, तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। जैसे ही गांधी जी वहाँ समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं, पूरे देश में ये बात फैल जाती है और पूरे देश में लोग नमक कानून का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक करके दिया गया है कि तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालचारी त्रिचनापल्ली से वेदरानय तक की नमक यात्रा की। सी राजगोपालचारी जो भारत के प्रथम भारतीय वायसराय भी हैं, इन्होंने तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट से यहाँ पे त्रिचनापल्ली नाम के जगह से वेदरानय नाम के जगह तक ये भी यात्रा किए और वहाँ जा कर के नमक कानून का उल्लंघन किए, मतलब नमक बनाए। तो ये किए थे सी राजगोपालचारी। उसके बाद है मालबार में के किलप्पन ने कालीकट से पुत्थानूर की नमक यात्रा की। तो यहाँ पे मलबार जो जगह है वहाँ पे एक व्यक्ति हैं के किलप्पन, इन्होंने कालीकट से पुत्थानूर तक के यात्रा किए और वहाँ जा कर के इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। तो यहाँ पे जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं वो राजनीतिक सुधार कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, उनमें प्रसार कर रहे हैं राजनीतिक चीज़ों का। और इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की भी स्थापना की थी। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ये जो तीसरा टॉपिक है, इसमें से 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। पहला है कि पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, तो उसका जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनको बादशाह खान भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं, इन्होंने अपना एक संघ बनाया था। उस संघ का नाम है खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है लाल कुर्ती। अब यहाँ पे सवाल 2 बनता है लाल कुर्ती से। एक है कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो वहाँ भी गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक एक संगठन की स्थापना की थी, और भारत में भी लाल कुर्ती नाम का है जिसको खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। तो भारत में लाल कुर्ती का गठन जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान करते हैं। तो ये सवाल हमेशा उलझाने वाला होता है, इस पर ध्यान रखेंगे। जब भारत के लाल कुर्ती का पूछा जाएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार आंसर हो जाएगा। अगर इटली वाला पूछ रहा है तो इसमें गैरीबाल्डी होगा। सवाल के अनुसार या उसके ऑप्शन के अनुसार हमको छांटना होगा। अगर सवाल में दे दिया गया है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया है, तो इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान और गैरीबाल्डी में से दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। नहीं तो अगर दोनों ऑप्शन है तो सवाल बनेगा कि भारत में लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, ऐसे करके अलग कर दिया जाएगा। तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देख करके अगर एग्जाम में आए तो उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इनसे इतना ही था। आगे देखते हैं। सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यहाँ हड़ताल में हजारों मिल मजदूरों ने भाग लिया। तो यहाँ पे गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था नमक कानून तोड़ने के जुर्म में, तो सोलापुर में गांधी जी के समर्थन में लोगों ने विद्रोह किया। बहुत सारे मजदूर इसमें शामिल हुए और आंदोलन किए, और इस हड़ताल में बहुत सारे मजदूर भाग लिए थे। एक तरह से यहाँ पे भयंकर विद्रोह किया गया था ताकि गांधी जी को रिहा किया जाए।
उसके बाद है नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरासना में हुई। धरासना नाम की जो जगह है वहाँ पे हुई। यहाँ सरोजनी नायडू, इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिस दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू और इमाम साहब जो हैं वो भी गांधी जी के नमक सत्याग्रह के सपोर्ट में सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, लेकिन इसको बहुत ही व्यापक तरीके से इसको दबा दिया गया, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया था। गुजरात के विभिन्न तालुकों में कर बंदी आंदोलन प्रारंभ हो गया। असम में कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। मणिपुर एवं नागालैंड में रानी गिंडालियू ने प्रशासनीय नेतृत्व प्रदान किया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया है, जो दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह शुरू हुआ है, वो धीरे धीरे देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया। गांधी जी जब निकले थे सत्याग्रह करने के लिए दांडी यात्रा पे, तो गांधी जी थे और इनके साथ 78 लोग और थे, और जब ये नमक कानून को तोड़े तब तक यहाँ पे हजारों लाखों की भीड़ इनके साथ जुड़ चुकी थी, और ये आंदोलन देखते ही देखते पूरे भारत में फैल चुका था। यहाँ पे जो ये गिंडलियू है, इनके बारे में भी 8 क्लास में पढ़ना था। जो जलियांगरोंग आंदोलन हुआ उसमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो ये गांधी जी के साथ मिल करके यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाती है मणिपुर नागालैंड में। अब है बिहार में आंदोलन का प्रसार। बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा, बिहार किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया, कैसे उसको सपोर्ट किया, उसके बारे में देखेंगे। बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब देखिए, बिहार एक ऐसा जगह है जो समुद्र के किनारे है नहीं। अगर समुद्र के किनारे होता तो शायद यहाँ भी लोग यात्रा करके और समुद्र के पानी से नमक बना करके और नमक कानून का उल्लंघन करते, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन जो बन पड़ा बिहार के लोगों ने भी किया। यहाँ पे ये लोग नमक तो नहीं बना सकते थे, लेकिन जो चौकीदारी कर था उसके विरोध में बिहार में भी आंदोलन शुरू किया गया। सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया था। जो सिवान जिला है वहाँ पे जो चौकीदारी कर का विरोध हो रहा था उसको करने वाले गंगा प्रसाद राय थे। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बरहिया, बेगूसराय, इन सभी क्षेत्रों में फैल गया था। जिस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी टाइम पे उसी के सपोर्ट में ये सब आंदोलन बिहार में चलाया जा रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। तो इस तरह से बिहार के लोग भी एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान दिए, कंधे से कंधे मिला के चले। जितना बन पड़ा वो बिहार से भी लोग सपोर्ट किए। अगर बिहार के लोग विदेशी कपड़ा का बहिष्कार कर सकते थे तो वही किए, क्योंकि नमक तो यहाँ पे बना नहीं सकते थे। तो यहाँ के कैदी तक गांधी जी का सपोर्ट किए और कपड़ा के त्याग करके नंगा हड़ताल यहाँ पे किए थे। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार में पटना जिला के स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पुरुष तो साथ नहीं रहा था, बिहार की जो स्त्रियां हैं वो भी यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ली। इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, उसको जलाया, उसको पहनने से इनकार किया। तो इस तरह से बिहार से भी इसका जो कहा जाए अच्छा खासा सपोर्ट मिला। बिहार के लोग भी इसके समर्थन में आए थे। इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की, जिसे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। तो जो महिलाओं का जो ये आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, जो ये लोग सपोर्ट कर रही थी, विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार कर रही थी, इसका नेतृत्व कर रही थी श्रीमती हसन इमाम। लेकिन बाद में इस आंदोलन को इस आगे बढ़ाने का काम करती है विंध्यवासिनी देवी, वो इसको और आगे लेकर के जाती है। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया था। तो गया में भी एक महिला है चंद्रावती देवी, जो कि इसके विरोध में आंदोलन चला रही है। तो अगर देखें तो बिहार के लोग, बिहार के पुरुष हो या स्त्री हो, यहाँ तक कैदी जो भी हो, जिससे जितना बन रहा था सब लोग यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे थे, चौकीदारी कर का उसके लिए आंदोलन चला रहे थे। तो जितना अपना योगदान बन रहा था लोग बिहार से भी गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद है गांधी इरविन पैक्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शुरू में जब गांधी जी 11 सूत्री मांग लेकर के इरविन के पास गए थे, इरविन को बोले थे समझौता करने के लिए, तो इरविन इसको टाल दिया था। उसको लगता था गांधी अकेला क्या कर लेगा। जब आंदोलन के लिए निकले थे, दांडी यात्रा शुरू किए थे, तब मात्र 89 लोग थे। तब भी इरविन इसको
अनदेखा करते रहा, नज़रअंदाज कर दिया कि ये 79 गो लोग मेरा क्या कर लेगा, 79-80 गो लोग कर ही क्या लेगा। तो ये चीज़ इसके विचार में था। लेकिन देखते ही देखते सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना बड़ा हुआ जिसकी कल्पना इरविन ने किया भी नहीं होगा। तो ये पूरे देश में फैल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब अंग्रेज़ सरकार मजबूर हो जाता है कि वो गांधी जी के साथ समझौता करे। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया, उसको मजबूर कर दिया कि आपको अब समझौता करना पड़ेगा। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गांधी जी और इरविन में जो समझौता हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच। तो कहानी यहाँ से याद रखेंगे कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ है वो 5 मार्च 1931 को हुआ है दिल्ली में, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ये समझौता गांधी और इरविन के बीच में हुआ है, इसलिए इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस समझौते के तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने के लिए, यहाँ पे कहा गया कि गांधी जी आप जो आंदोलन है उसको रोक दीजिए। गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और जो ब्रिटेन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला था उसमें भाग लेने हेतु सहमत हो गए। गांधी इरविन में समझौता हुआ कि आपकी जो भी मांगे हैं वो जो गोलमेज सम्मेलन होने वाली है ब्रिटेन में उसमें आप जाइए और वहाँ पे ही आप मांग कीजिए, लेकिन फ़िलहाल में अभी जो ये आंदोलन चल रहा है उसको बंद कीजिए। गांधी जी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, आंदोलन रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं और गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं कि हम शामिल होंगे। इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया था, कुछ मांगे तो नहीं माना लेकिन कुछ मांगों को उसने स्वीकार यहाँ पे कर लिया था कि चलिए इतना मांग हम आपका मान लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इरविन इस चीज़ को भी मान लेता है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। गांधी जी सहमत हो गए थे कि हम भाग लेंगे, तो वो जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, परंतु वहाँ किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। जो भी बात वहाँ पे रखे गांधी जी, जो भी मांग किए उस पर उनको संतुष्टि नहीं हुई, सहमति नहीं बना। मतलब कि गांधी जी को एक तरह से यहाँ पे कहा जाए फिर से अंग्रेज़ों का एक चाल चला गया, धोखाधड़ी किया गया। जो गांधी जी की मांग थी वो पूरा नहीं हुआ। अंततः गांधी जी यहाँ पे निराश होकर के भारत लौट आते हैं, मांगों को नहीं माना जाता है। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया था। तब गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की बात नहीं मानी गई, सहमति नहीं जताई गई, तो गांधी जी भारत आकर के दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका था, अंग्रेज अपना चाल चल चुका था। क्योंकि जब गांधी जी यहाँ से गए थे ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन में, तभी यहाँ पे दमन चक्र अपना लिया गया था, आंदोलन को दबाने का पूरा व्यवस्था कर दिया गया था। तो जब गांधी जी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं तो इसमें पहले जैसा जो उत्साह था, पहले जैसा जो लोग इसमें उत्साह से शामिल हो रहे थे, जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, वो चीज़ दोबारा देखने को नहीं मिला। क्योंकि लोग भी यहाँ पे अब उनका मनोबल टूट चुका था, तो पहले जैसा इसमें उत्साह नहीं मिला। अंततः 1934 में ये आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया। गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह भी पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। जैसे असहयोग आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। एक तरह से ये भी विफल ही रहा। लेकिन इसके कुछ परिणाम देख लेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या परिणाम हुए। पहला, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन और अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो एक परिणाम में हम लोग देख सकते हैं कि एक सामाजिक सुधार देखने को मिला है, एक सामाजिक एकता देखने को मिला है कि इसमें महिलाएं भी साथ आ रहे थे, मजदूर वर्ग भी साथ आ रहे थे, शहर गांव के जो अनपढ़ लोग थे, अशिक्षित लोग थे, वो भी इसमें शामिल हो रहे थे। पढ़े लोग तो शामिल थे ही, जो अनपढ़ लोग थे, गरीब लोग थे, वे सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे। यानी कि भारत के लोगों की एकता देखने को इस आंदोलन में मिला था। लोगों के अंदर जो राष्ट्रवादी भावना थी वो देखने को मिला था कि कैसे इन लोगों में अब राष्ट्रवादी भावना जग चुकी है। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। समाज के लिए नए वर्गों में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई।
तो इससे क्या हुआ कि समाज में एक नई राजनीति शुरू हुआ, जेकरा में कि अलग अलग वर्ग के भी लोग शामिल हुए, नए नए वर्ग के लोग यहाँ जुड़ के आए, महिलाएं साथ आ रही थी। और यहाँ से अंग्रेज के प्रति जो विरोध था, जो नफरत थी, वो लोगों में और ज़्यादा फैल चुकी थी, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पे अंग्रेज भारतीयों को धोखा दे दिया था। तो ये एक फायदा हुआ इसका। उसके बाद है आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की विशेष महत्व था। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका देखा गया। पहला बार महिला इतना बड़ा जनसंख्या में आंदोलन में भाग ली थी भारत में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ था। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू है महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। जब महिलाएं आंदोलन में भाग ली, तभी से महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भी प्रवेश करने लगी। अब देश के जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दा है, उसमें महिलाएं भी अपना भूमिका निभाने लगी थी। तो ये फायदा हम लोगों को हो गया था कि जो महिला अब तक चार दीवारी के अंदर थी, अब वो बाहर निकल चुकी थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगी थी, देश के लिए लड़ना शुरू कर दी थी। तो इस तरह से इनका एक सार्वजनिक जीवन शुरू होता है। घरेलू जीवन से निकल करके महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में आती है। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में गिरावट आई और इसने अन्य वस्तुओं के आयात को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो एक फायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार किया गया था। लोग यहाँ के जो हैं वो विदेशी कपड़े, बाकी जो वस्तुएं वो खरीद नहीं रहे थे। इस वजह से यहाँ पे जो भी बाहर से, ब्रिटेन से जो सामान आता था इंग्लैंड से भारत में, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अंग्रेज को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई, उसको नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोग अब विदेशी वस्त्र नहीं खरीद रहे थे, विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीद रहे थे। तो ये भी एक यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अंग्रेजी सरकार को यहाँ से भी प्रभावित किया था, उस पर इसका भी प्रभाव पड़ा था। उसके बाद पाँचवा है कि इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ, जो कि पूर्व आंदोलन में अनुपस्थित था। जो इसमें नया संगठन में जो नया तरीका अपनाया गया था, वो अब तक के आंदोलन में, अब तक के संगठन में ये चीज़ नहीं अपनाया गया था। पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनाया गया था। इस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना संगठन को एक नया रूप प्रदान किया जाता है। इसको एक नया रूप मिलता है। जो वानर सेना और मंजरी सेना है, इसको एक नया रूप यहाँ पे मिलता है। इस समय प्रभात फेरी का आयोजन भी संगठनात्मक तरीकों के अंतर्गत विशेष महत्व रखता है। तो ये भी एक इसमें फायदा हो जाता है। पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों के संगठित करने का एक नया तरीका बन जाता है कि मैगजीन वगैरह, अखबार के मदद से भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे थे, न्यूज़ को पढ़ रहे थे, और उससे इन लोगों में ये जो पत्र है, जो अखबार है, उसका भी लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने में इनका भी, जो अखबार है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से ये लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक नया तरीका अपनाया गया था। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलनों को भी प्रभावित किया। जो मजदूर लोग आंदोलन कर रहे थे, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनको भी एक साथ जोड़ने का काम इसमें किया गया था। इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। जब ये आंदोलन हुआ तो 34 में पूर्णतः खत्म हुआ और 35 में सरकार को एक नया नियम लाना पड़ा था, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम या भारत अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। ये जब हम लोग का संविधान बनाया गया है, तो इसको एक तरह से ये कह लीजिए कि पूरे के पूरे इसको अपना लिया गया है। तो 1935 में ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए एक नया कानून बनाना पड़ता है, जिसे हम लोग भारतीय अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये 1935 में आया था। तो ये भी इसी आंदोलन का परिणाम था। उसके बाद है पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की थी, बराबरी पे बातचीत किया था। तो ये भी इसका एक परिणाम हुआ था। तो इस तरह से ये चीज़ है। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई और अंग्रेज के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो अगर पूरे को हम रिवाइज करके देखें, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय जो असहयोग आंदोलन है और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इन दोनों को हम लोग देखें तो ये 1914 के बाद ही शुरू होता है। जो जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाया जाता है। और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है। इन आंदोलनों ने भारत में किसान एवं मजदूर आंदोलनों को भी एक
नया आवाम दिया, एक नया रास्ता दिया, एक नया पहचान बनाया था। उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा जो शोषणकारी नीति अपनाया गया था, उसके कारण भारतीय कृषक वर्ग में भी असंतोष की भावना थी और फलस्वरूप उनका विरोध एक आंदोलन के रूप में लेने लगा और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सहयोगी अंग बन गया था। जो भी अंग्रेज नियम बना रहा था उसमें किसान मजदूर का भी शोषण हो रहा था और किसान मजदूर इससे तंग आ चुके थे, परेशान थे और देखते देखते सहते सहते एक दिन ऐसा आया कि ये लोग भी आंदोलन के लिए उग्र हो गए थे और आगे चल के चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली और इसमें अपना योगदान दिया। इसके अलावा इन लोगों ने अलग से भी कई सारे आंदोलन किए। तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मुख्य रूप से जो किसानों और मजदूरों का जो आंदोलन है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन को पढ़ेंगे, मजदूर आंदोलन को पढ़ेंगे और जो जनजातीय आंदोलन हुआ है इन तीनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन में हम लोग गांधी जी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया है, खेरा आंदोलन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल चलाए हैं बारदौली आंदोलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोपला विद्रोह है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।